शुरुआत करते हैं चर्चा में की। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई के क्षेत्र में भारत ने वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज कराई है। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के डेटा के आधार पर जारी ताजा रिपोर्ट के मुताबिक एआई प्रतिस्पर्धा की वैश्विक रैंकिंग में दुनिया में भारत ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो देश की तकनीकी क्षमता और भविष्य की संभावनाओं को दर्शाता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की विशाल टैलेंट पूल, तेजी से बढ़ता डेवलपर इकोसिस्टम और एआई पर नीतिगत स्तर पर बढ़ती सक्रियता भारत की सबसे बड़ी ताकत है। स्टार्टअप्स, शैक्षणिक संस्थानों और निजी क्षेत्र में एआई आधारित नवाचार लगातार तेज हो रहे हैं। रैंकिंग में अमेरिका पहले और चीन दूसरे स्थान पर है, लेकिन भारत ने कई विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए शीर्ष 3 में अपना स्थान बनाया है। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत न सिर्फ एआई को अपना रहा है, बल्कि वैश्विक तकनीकी नेतृत्व की दिशा में भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक ये आकलन स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्लोबल एआई वाइब्रेंसी टूल पर आधारित है, जिसमें रिसर्च, निवेश, टैलेंट नीतियों और सार्वजनिक भागीदारी से जुड़े कई संकेतकों को शामिल किया गया है। विशेषज्ञों का मानना है कि आने वाले वर्षों में एआई भारत की अर्थव्यवस्था, रोजगार सृजन और वैश्विक तकनीकी पहचान को नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा, जिससे भारत डिजिटल युग में एक प्रमुख शक्ति के रूप में उभर कर सामने आएगा। चर्चा में आज समझने का प्रयास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता की वैश्विक दौड़ में भारत की मजबूत छलांग के मायने क्या है। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ जुड़ रहे हैं अभिषेक सिंह, आप डीजी हैं एनआईसी और अतिरिक्त सचिव हैं MITY की। बहुत बहुत स्वागत अभिषेक सिंह जी आपका। साथ ही चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर, आप आईटी विशेषज्ञ हैं और चेयरमैन हैं फ्यूट्रेट इनोवेशन स्टूडियोज के। आपका भी बहुत बहुत स्वागत डॉक्टर भटनागर। चर्चा की शुरुआत अभिषेक सिंह जी मैं आप ही से करना चाहूँगा। सर देखिए, अपने आप में ये महत्वपूर्ण उपलब्धि है भारत के लिहाज से, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर भारत की ये जो पहचान बनी है ये बहुत महत्वपूर्ण तो है ही, लेकिन इस पहचान को बनाने के पीछे बहुत सारे प्रयास हैं। हमने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद व्यक्तिगत तौर पर इस पर ध्यान केंद्रित करते हुए बहुत सारे इसके कार्यक्रम शुरू किए। कैसे देखेंगे आप इस उपलब्धि को? देखिए, भारत सरकार, जैसा आपने बताया, माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में एआई के क्षेत्र में तमाम निवेश करना, प्रोत्साहन देना, टैलेंट को सपोर्ट देना, प्रोजेक्ट्स लेना, इंडिया एआई मिशन इंप्लीमेंट करने के काफ़ी प्रयास चल रहे हैं। भारत वैसे भी टैलेंट के क्षेत्र में काफ़ी आगे माना जाता है। एआई पे ये जो टोटल वाइब्रेंसी टूल पे तो भारत तीसरे नंबर पे है, परंतु इसी रिपोर्ट में अगर हम एआई पेनिट्रेशन की बात करें, स्किल पेनिट्रेशन की बात करें, तो स्किल पेनिट्रेशन भारत नंबर 1 स्थान पे है। भारत कई वर्षों से जाना जाता है कि हमारे जो इंजीनियर्स हैं वो दुनिया भर की आईटी कंपनीज में अपना योगदान देते हैं। यहाँ तक कि बड़ी बड़ी जितनी एआई की कंपनियां हैं, चाहे वो गूगल हो या माइक्रोसॉफ्ट हो या ओपन एआई हो या मेटा हो, और इनमें से कुछ भारतीय मूल के लोग तो इन कंपनियों को हेड भी कर रहे हैं। हमारी जो आईटी कंपनीज हैं, टीसीएस हो, इन्फोसिस हो, विप्रो हो, टेक महिंद्रा हो, ये पूरी दुनिया में आईटी प्रोजेक्ट्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए विख्यात हैं। हमारे देश में आईटी के क्षेत्र में, डिजिटल इंडिया के क्षेत्र में आधार हो या यूपीआई हो या डिजी लॉकर हो, तमाम कार्य किया गया। पूरा विश्व हमारे देश को देखता है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में क्या किया जा रहा है। तो मैं आश्चर्यचकित नहीं हूं। मैं मानता हूं कि भारत में वो टैलेंट है और हमें ये तीसरा स्थान जो मिला है हमारी क्षमता के आधार पर मिला है, और जिस तरह का प्रयास हो रहा है बहुत जल्दी हम हमारे से आगे जो देश है, काफ़ी आगे हैं, उनको भी हम उस मुकाम तक भी पहुंचने में सफल हो पाएंगे। बिल्कुल ठीक है। डॉक्टर भटनागर, क्या ये कहा जा सकता है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता के क्षेत्र में ये जो उपलब्धि है ये एक स्पष्ट और भारत की निर्णायक कार्रवाई को दर्शाती है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में? वही, सबसे पहले तो अभिषेक सिंह जी को सबसे बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशंस। वो लीड कर रहे हैं इंडिया मिशन को, इंडिया एआई मिशन को, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की एक विजन है। प्रधानमंत्री जी ने कुछ कार्य करने को कहे,
वो उसको एग्जीक्यूट करने का काम अभिषेक सिंह जी ने बहुत अच्छी तरह से किया। नो डाउट जो नंबर आया है वो एक बहुत एनकरेजिंग है। अगर हम इसके दूसरा पहलू देखेंगे तो आज की डिमांड और सप्लाई देखें तो अभी डिमांड बहुत है और हम लोग उतनी सप्लाई कंप्लीट नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है, इसमें कोई डाउट नहीं। यूके, साउथ कोरिया, जापान, इतनी बड़ी बड़ी विकसित कंट्रीज जो है, सिंगापुर, जो कि आईटी एआई में बहुत आगे काम कर रही थी, वो हमसे पीछे हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं कि जो गवर्नमेंट ने काम किया, अभिषेक सिंह जी ने लीड किया, वो एक बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहा है जी। क्योंकि इसके एक नहीं है, देखिए स्टार्टअप्स है, स्किल डेवलपमेंट है, इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट है, जीपीयूज की यूटिलाइजेशन है ना, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कि माइक्रोसॉफ्ट और इंटेल सभी कंट्रीज जो हैं, सभी कंपनीज जो हैं, वो इन्वेस्ट करने के लिए हिंदुस्तान में तैयार है। इसका मतलब है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, पॉलिसी पैरालिसिस जो किसी टाइम पे हुआ करता था, उसकी पॉलिसी का कंक्रीट विजन, सीनियर लीडरशिप का एक कंप्लीट विजन एंड सपोर्ट, ये सभी चीजें हैं जो कि करती हैं। साथ ही साथ जो मतलब इस समय जो इंटरनेशनल जो एक सिनेरियो क्रिएट हो रहा है, उस सिनेरियो में इंडिया एक ऑल्टरनेटिव दिखाई दे रहा है सबको। और मुझे लगता है कि हम चाइना को जल्दी ही पीछे भी छोड़ेंगे, और क्योंकि जो ऑल्टरनेटिव लोकेशन सभी देखना चाह रहे हैं, उसमें अमेरिका भी अपना ऑल्टरनेटिव लोकेशन हमें देख रहा। बिल्कुल। मगर मैं एक चीज बस यही ऐड करना चाहूंगा, अभिषेक जी भी सुन रहे हैं उसमें, कि जो आईटी रेवोल्यूशन हुआ था, जिसमें सारी कंपनीज ने आउटसोर्स किया, तो हम एक सर्विस प्रोवाइडर रह गए। और सर्विस प्रोवाइडर रहने से जो कंक्रीट प्लेटफॉर्म्स क्रिएट हुए थे, वो यूनाइटेड स्टेट्स में हो गए जी, और बाकी कंट्रीज में हो गए। सब यूनाइटेड स्टेट्स कहना शायद सही नहीं होगा। अब एआई के केस में हम कैसे अपने प्लेटफॉर्म्स क्रिएट करें, हम अपने एलएलएम्स कैसे क्रिएट करें, और इस समय कई स्टार्टअप्स हैं जो कि इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और हम लोग सब मिलकर उनको कैसे सपोर्ट करें, ये हम लोगों को देखना की जरूरत है, वरना हम सर्विस प्रोवाइडर ना रह जाएं। ठीक है, इन्वेस्टमेंट के ठीक है, उसमें ये देखना है। ठीक है। लेकिन अभिषेक सिंह जी, देखिए, इंडिया एआई मिशन जिसको आप खुद लीड कर रहे हैं, और इसके अलावा डिजिटल श्रम सेतु, आधारभूत मॉडल विकास जैसी जो होलिस्टिक अप्रोच है एआई को प्रभावी रूप से बढ़ावा देने की, ये कितनी महत्वपूर्ण है आपकी नजर में? ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जैसा मैंने बताया पहले से, टैलेंट के क्षेत्र में भारत बहुत दिनों से स्ट्रांग है। अब एआई के क्षेत्र में कुछ चीज़ें और चाहिए होती हैं। अगर एआई में हमको जो अग्रणी देश हैं, अमेरिका है या चाइना है, उसके बराबर पहुंचना है, तो हमको जो निवेश करने की आवश्यकता है, कंप्यूट उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, जो कि काफ़ी महंगा होता है, डेटा सेट्स प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने की आवश्यकता है, स्टार्टअप्स को फंडिंग करने की आवश्यकता है, अपनी फाउंडेशन मॉडल्स, अपनी एलएलएम बनाने की आवश्यकता है, एप्लीकेशंस बनाने की आवश्यकता है। तो इस दिशा में एआई मिशन के अंतर्गत काफ़ी कुछ काम हो रहा है। जैसे कि एआई मिशन गत वर्ष 10,372 करोड़ का अप्रूव हुआ। उसके अंतर्गत कंप्यूट में यह टारगेट था कि हम कम से कम 10,000 जीपीयूज अपने स्टेक होल्डर्स को, अपने स्टार्टअप्स को, रिसर्चर्स को उपलब्ध करा पाएं। ठीक है। बट मैं बताना चाहूंगा कि पिछले एक साल में 10,000 की बजाय हमने 38,000 जीपीयू उपलब्ध करा दिया है, बहुत सस्ते दर पे। सरकार का जो सपोर्ट है उसके हिसाब से लगभग 65 रुपए पर घंटे पर जीपीयू के हिसाब से उपलब्ध है, जबकि दुनिया भर में ये लगभग $2.5 से $3 पे मिलता है। इसी तरह फाउंडेशन मॉडल एलएलएम बना रहे हैं हम। लगभग 12 हमारे एफर्ट्स हैं, जो कंपनीज हैं, स्टार्टअप्स हैं, और साथ में एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस, उनको हम सपोर्ट कर रहे हैं। और मुझे मानना है कि हम, हो सकता है जनवरी फरवरी तक जब हम सबमिट करें, इम्पैक्ट सबमिट करेंगे, जब पूरा विश्व भारत में होगा, उसके पहले हम एक एलएलएम बनाने में कामयाब होंगे। इसी तरह बहुत सारे एप्लीकेशंस हम डेवलप कर रहे हैं। एआई कोश बनाया गया है जिसमें 5,000 से ज़्यादा डेटा सेट्स अवेलेबल है। तो इंडिया एआई मिशन की तरह से जो प्रयास किया जा रहा है, यह हमें एआई की दिशा में, डायरेक्शन में मोमेंटम प्रदान कर रहा है। और ये हमारे जो टैलेंटेड एंटरप्रेन्योर्स हैं और रिसर्चर्स हैं, उनकी मदद से हम जो गैप है चाइना और यूएस से, उसको कम करने में कामयाब हो पाएंगे। इसके साथ साथ युवा एआई सभी के लिए ये भी अपने आप में एक महत्वपूर्ण है, जिसमें कि निःशुल्क आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई टेक्निक सीख सकते हैं। भारत सरकार की ओर से प्रमाण पत्र भी आपको उपलब्ध होगा। तो भारत, जिसे हम एक युवा देश कहते हैं, उस देश में इस तरह की तमाम सारे जो प्रयास हैं, आपको लगता है कि इसके बहुत सुखद परिणाम हमारे सामने होंगे? ये युवा एआई जो कोर्स हमने बनाया, 4 घंटे का कोर्स है, जो निःशुल्क उपलब्ध है, सभी प्लेटफॉर्म्स पे उपलब्ध है। फ्यूचर प्राइम स्किल्स जो भारत सरकार का एक पोर्टल है, उस पे उपलब्ध है। वो हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 10 लाख बच्चों को
अगले 1 महीने में ये कोर्स खत्म करवा पाएं। ये कोर्स लॉन्च होने के चंद दिनों के अंतर्गत लगभग 35,000 बच्चों ने यह कोर्स खत्म कर लिया है। तो हमारा ये ये हम देख रहे हैं कि इस तरह का कोर्स, एआई का जो मूलभूत कोर्स है, एआई के बारे में जो आवश्यक जानकारी हर किसी व्यक्ति को होनी चाहिए, इस कोर्स से आसानी से मिल सकती है। इसमें कोई पैसे नहीं लगेंगे, फ्री का है, सर्टिफिकेशन मिलेगा। और यह कोर्स जो फीडबैक हमें मिल रहा है, न सिर्फ बच्चे कर रहे हैं बल्कि वयस्क भी, एडल्ट्स भी, जिनको एआई के बारे में उत्सुकता है जानने की, एआई के बारे में रोज पढ़ते हैं, सुनते हैं, वह भी ये कोर्स करें, चाहे वह गृहिणियां हो या बुजुर्ग हों या फिर हमारे एमएसएमई सेक्टर में काम करने वाले हों। मैंने पाया है कि ये सारे लोग इस कोर्स से लाभान्वित हो रहे हैं। तो युवा एआई एक नए कीर्तिमान बनाने में सफल होगा कि हम, भारत एक युवा देश है और हमारे देश का हर युवा, हर यूथ, हर स्टूडेंट इस कोर्स को खत्म करके एआई के बारे में बेसिक इनपुट, बेसिक स्किल्स, बेसिक कैपेबिलिटी अर्जित कर पाएगा। बिल्कुल ठीक है डॉक्टर भटनागर, केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार एआई के क्षेत्र में भारत में बहुत तेजी से काम किया जा रहा है, लेकिन बताया जा रहा है कि इन सब के केंद्र में, जिस बात का जिक्र अभिषेक सिंह जी भी कर रहे थे, लार्ज लैंग्वेज मॉडल जो LLM, ये एक उन्नत एआई सिस्टम है जो कि विशाल मात्रा में डेटा सीखकर मानव जैसा ही टेक्स्ट समझकर तैयार करता है। तो ऐसे तरीकों से आपको लगता है कि इस पर और ज्यादा जितना रिसर्च होगा उतना और ज्यादा हम बेहतर कर पाएंगे, और ऐसे टूल्स बहुत ही महत्वपूर्ण हैं? इसकी मतलब मैं एक अलग तरीके से देना चाहूंगा कि ये हमारे लिए एज अ कंट्री कल्चर एक रिस्क है अगर हम अपना LLM क्रिएट नहीं करेंगे, वरना हम जो दूसरा वेस्टर्न नैरेटिव है उसी को अपने आप ही प्रमोट करेंगे। हमारे को एक ऑल्टरनेटिव देना बहुत जरूरी है, अदरवाइज मतलब फ्यूचर में हम अगर उन्हीं के LLMs को पढ़ के अपने AI टूल्स को क्रिएट करेंगे तो हमारे लिए, हमारे कल्चर के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क हो जाएगा। जी, कल्चरल मिनिस्ट्री ने प्रधानमंत्री जी की डायरेक्शन में एक ज्ञान भारत का मिशन शुरू किया, जिसमें मैन्युस्क्रिप्ट्स टू, मतलब मैं इसको अलग तरह से कहूंगा, मैन्युस्क्रिप्ट टू मंत्रना। आप मैन्युस्क्रिप्ट्स को डिजिटलाइज कीजिए, OCRs करिए, उसे AI एनेबल करिए। 2 साल पहले एक कंपनी ने, इनवर्स AI नाम की कंपनी है, जिन्होंने अपने LLMs क्रिएट किए, उसमें प्रधानमंत्री जी को विवेकानंद जी से बात करवाई जी, और उन्होंने वो अपने LLMs खुद क्रिएट किए और इस तरीके से उन्हें अवार्ड भी मिला। मतलब मेरे को लगता है कि इस तरह की चीजों को हमें और सपोर्ट देने की जरूरत है, जिसमें हम अपने, मतलब अभी G20 में प्रधानमंत्री जी ने यही कहा कि कैसे हम अपनी कल्चर को आगे बढ़ाएं और उसको सेव करें। और AI अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट, मैं कहता हूं, अपॉर्चुनिटी है, जिसमें हम अपने LLMs क्रिएट करें और अपना नैरेटिव सेट करें, करेक्ट नैरेटिव। एक ब्रेक पर जाना, लेकिन उससे पहले अभिषेक सिंह जी मैं चाहूंगा एक कमेंट आपका भी इस पर, LLM पर। LLM बनाना आवश्यक है, बिकॉज एक तो हमारे पास टैलेंट है और दूसरी हमारी क्षमता है। और जैसा ऋषि मोहन जी ने कहा कि हमारे देश में बहुत सारी भाषाएं हैं, हमारी अपनी कल्चरल हेरिटेज है, हमारा 5,000 वर्षों से ज़्यादा का इतिहास है, हमारे पास तमाम वो जानकारियाँ हमारे वेद, हमारे उपनिषद, हमारे मैन्युस्क्रिप्ट्स में है। तो इन सब को अगर हम नहीं बनाएंगे अपने LLM को ट्रेन करने के लिए, तो कोई और नहीं आएगा बनाने के लिए। और आने वाले समय में यह जो टेक्नोलॉजी है ये काफ़ी स्ट्रैटेजिक हो जाएगी और इसके ऊपर बाकी जो देश हैं हो सकता है हमें देने में परेशानी भी पैदा कर सकें। जी, तो जब हमारे पास समय है, जब हमारे पास क्षमता है, जब हमारे पास आवश्यकता है, तो कोई वजह नहीं है कि हमें अपना LLM नहीं बनाना चाहिए। इसीलिए इंडिया AI मिशन के तहत तमाम ऐसे एंटिटीज हैं, सर्वम है, भारत जेन है, सॉकेट है, ज्ञानी है, ज्ञान है, इनको हम सपोर्ट कर रहे हैं कि हम अपना LLM बनाने में कामयाब हो पाएं। बिल्कुल, तो हम ये कह सकते हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के निर्माण के लिए भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं, एक छोटे से ब्रेक के लिए, चर्चा जारी है, बने रहिए हमारे साथ। LIC युवा प्रोफेशनल्स के लिए लाए हैं चर्चा में, और AI के क्षेत्र में भारत की मजबूत छलांग लगी है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा में AI सेक्टर में भारत
शीर्ष 3 में शामिल है और उसी पर हमारी चर्चा लगातार जारी है। डॉक्टर भटनागर, देखिए एआई जो है सीधे तौर पर ईज ऑफ लिविंग को बेहतर बनाता है मानव के लिए। इन सब के साथ साथ चाहे हम बात करें स्वास्थ्य के क्षेत्र की, कृषि के क्षेत्र की, विज्ञान, तकनीक, नवाचार, हर सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभावी इस्तेमाल करके हम जीवन को आसान, बेहतर और सुलभ बना सकते हैं। आपका कमेंट? मतलब कोई डाउट ही नहीं है जिस बात को आप कह रहे हैं। अभी रिसेंटली एक नागपुर में एक हॉस्पिटल है, माधव नेत्रालय, उनमें जो प्री मैच्योर बेबीज होते हैं उनकी रेटिना के अंदर इश्यूज आते हैं जी। उसके लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से टूल क्रिएट करा जा रहा है। उनमें से 30% बच्चे ब्लाइंड हो जाते हैं। किस प्रकार एआई के थ्रू हम उसे पहले से ही पकड़ सके और बच्चों को ब्लाइंड होने से, दृष्टिहीन होने से बचा सके। एआई का वो टूल विद इंटरनल इंटेलिजेंसली बिल्ड एलएलएम्स हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। मतलब मेरे को इस तरह की चीजें देख के इतना अच्छा लगता है कि चाहे वो एग्रीकल्चर हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो हिंदुस्तान रिलेटेड ट्राइबल्स के लिए कुछ काम हो। अभी एक संस्था ने काम शुरू किया जिसमें 15 लाख जो फैमिली ओरिएंटेड वैद्य हुआ करते थे, पारंपरिक वैद्य, उनको श्रुति से वो अपने जनरेशन टू जनरेशन आगे बढ़ा रहे थे। और श्रुति की वजह से वो चीज कहीं डॉक्यूमेंटेड नहीं है और वो आगे प्रोपोगेट नहीं फैला पा रहे। वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू उन लोगों से बात करके उस श्रुति को से डेटा सेट क्रिएट कर रहे हैं, इंडियन एलएलएम्स, और उससे जो एआई बनेगा वो लोक स्वास्थ्य जीपीटी नाम से उसे लॉन्च करने का प्लान हो रहा है। ओके। मतलब इस तरह के आइडियाज हैं जिसे देख के इतनी खुशी होती है कि यंग बच्चे छोटे छोटे कॉलेज में, पूरे देश के टियर 1, टियर 2, टियर 3 कॉलेजेस के नए नए आइडियाज लाके एक नई चीज क्रिएट कर रहे हैं। एक रेवोल्यूशन क्रिएट किया है इंडिया एआई मिशन ने। तो प्रधानमंत्री जी का, जो फिर से कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने जो अपना एक विजन, एक स्ट्रेटजी दी देश को, एक लीडरशिप दी, उसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट किया है ग्राउंड पे मिनिस्ट्री ने, अभिषेक सिंह जी की उसमें, जो आज की तारीख में लोग बाग एआई के अंदर कर रहे हैं। देखिए एक रैंकिंग एक नंबर है जो कि हमें खुशी देता है, ठीक है, पर रियलिटी ये है कि हर क्षेत्र में काम हो रहा है, हर क्षेत्र में इस चीज के बारे में जानकारी है। और 10 लाख का टारगेट है, मेरे को उम्मीद है कि 20 लाख का टारगेट अचीव होगा युवा एआई के अंदर, क्योंकि सभी लोग जानना चाह रहे हैं, लर्न करना चाह रहे हैं, सबको समझ में आ रहा है कि आने वाले टाइम में उन्हें इसके ऊपर आना ही पड़ेगा, उसके बिना उनका गुजारा नहीं होगा। जिससे बात करिए, चाहे वो एजुकेशन का सेक्टर हो, वो सब एआई में ही बात कर। अभी एक एआई बेस्ड ट्यूटर्स क्रिएट हो गए। मतलब मेरे को लगता है कि आने वाली न्यू काइंड ऑफ जॉब्स के बारे में भी हमें अब सोचना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि जो एआई की वजह से कई जॉब्स डिफरेंट तरीके की हो जाएंगी जी, और ये काम हो रहा है। मतलब मेरे को इसमें कोई डाउट ही नहीं कि एक बहुत बड़ा रिवोल्यूशन है और हम इसको ट्रांसफॉर्मेशन जो है पॉजिटिवली लेके जाएं। ठीक है, तो निश्चित रूप से एआई के माध्यम से बहुत बड़े बदलाव होंगे, लेकिन अभिषेक सिंह जी, एक विरोधाभास ये भी है कि क्या एआई के ज्यादा बढ़ने से जो नौकरियां हैं उसके अवसर कम हो जाएंगे, ये समझना। और दूसरा और महत्वपूर्ण एक सवाल यहां पर यह भी उठता है कि मानव और मशीन के बीच में समन्वय और संतुलन आवश्यक है कि जो मशीन है वो मानव के काम को बेहतर बनाए, लेकिन मानव के लिए खतरा ना बने, उसके लिए परेशानी ना बने। क्या कहेंगे? देखिए, जहां तक नौकरियों का और जॉब्स का की बात होती है, ये जरूर है कि जब टेक्नोलॉजी इवॉल्व करती है तो नए जॉब्स क्रिएट होते हैं, कुछ जॉब्स की आवश्यकताएं कम हो जाती हैं। परंतु अगर मुझे हिसाब से देखा जाए तो जो नए जॉब्स क्रिएट होंगे नए एआई एज में, चाहे वो डेटा इकोनॉमी की हो, एआई इकोनॉमी की हो, एजेंटिक एआई की हो, फिजिकल एआई की हो, और जो आजकल एक फॉरवर्ड डिप्लॉयमेंट इंजीनियर की जॉब्स हो रही हैं, इस तरह की जॉब्स बहुत ज़्यादा क्रिएट होंगी जी। और एआई कभी भी किसी की नौकरी नहीं लेता है। होता क्या है कि जो लोग होते हैं जिनको एआई आती है, जो एआई में स्किल्ड होते हैं, वह लोग उनकी नौकरी ले लेंगे जिनको एआई नहीं आता है। ठीक है, तो समझने की बात है कि हमें स्किलिंग और रीस्किलिंग करने की आवश्यकता है। अगर हम नई टेक्नोलॉजी आ रही है उससे अपने आप को दूर रखेंगे, उसके बारे में सीखेंगे नहीं, उसके बारे में स्किल नहीं करेंगे, अपने आप की जानकारी नहीं बढ़ाएंगे, तब ये एक समस्या आ सकती है। हमारा देश टेक्नोलॉजी प्रधान देश है। हमारे देश में अगर कोई भी एआई के कोर्स के डेटा देखें, अगर आप आज स्टैनफोर्ड की रिपोर्ट देख रहे हैं, अगर आप कोर्सेरा की रिपोर्ट देखें तो वहाँ सबसे ज़्यादा एआई के कोर्सेज को इंडियन बच्चे ही कर रहे हैं, हमारे यूथ कर रहे हैं। तो हम जो दुनिया भर में एआई के नौकरियाँ क्रिएट होंगी
उसको लेने में अग्रणी सिद्ध होंगे। तो सम टोटल में जॉब्स कम नहीं होंगे, जॉब्स बढ़ेंगे। ओके। तो दूसरी बात आपने कही कि मानव और एआई के बीच में संतुलन कैसे बनाया जा सके, तो भारत की जो एआई गवर्नेंस गाइडलाइंस पिछले महीने रिलीज हुई थी, उसमें यह साफ साफ कहा गया है कि ह्यूमन इन द लूप कि और पीपल फर्स्ट, कि जब भी हम मशीन का इस्तेमाल करें, एआई का इस्तेमाल करें, ऐसा नहीं कि हम आंख बंद करके कर ले और ह्यूमन को हटा दें। तो ह्यूमन का जो इंटरफेस होता है वो होना बहुत ही आवश्यक है। तो ये जो लोग कई बार सोचते हैं कि एआई ऑटोमेटिक कर लेगा, एआई लोगों को नुकसान पहुंचा देगा, वह नहीं हो सकता है। हमें एआई के ऊपर टूल्स होते हैं जो हम चेक कर सकते हैं कि एआई कैसे काम कर रहा है। तो कंट्रोल जो है, फाइनली एआई जो भी कर रहा है वो कंट्रोल इंसान के पास रहेगा, ह्यूमन के पास रहेगा, ताकि हम एआई का भरपूर उपयोग लोगों के भले के लिए कर पाएं और जो उससे संभावित नुकसान है, जो हार्म है, उसको कम कर पाएं। जैसे डीप फेक और मिस इन्फॉर्मेशन एक बहुत बड़ी समस्या मानी जाती है, तो उसके लिए भारत ने रूल्स बनाए हैं कि हम टूल से डीप फेक को डिटेक्ट कर पाएं। हम वाटर मार्किंग करना, लेबलिंग करना, हमने प्रस्ताव बनाया है कि हर एआई जनरेटेड कंटेंट, वीडियो हो या फोटो हो, उसको लेबल करना आवश्यक हो। तो इस तरह से सरकार एआई का जहां एक तरफ उपयोग कर रही है शिक्षा, स्वास्थ्य और एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, वहीं जो इसके नुकसान हो रहे हैं उसको भी कंट्रोल करने के लिए व्यापक कदम उठा रही है। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण बात अभिषेक सिंह जी यहाँ पर उठाइए। डॉक्टर भटनागर, आपसे भी एक कमेंट इस पर मैं चाहूंगा। देखिए, एआई जनरेटेड बहुत सारे पिक्चर्स और इमेजेस हमने देखे हैं जो कि विवाद का एक बड़ा कारण भी बने हैं। तो तमाम सारी चुनौतियों से निपटने को लेकर के भी हमको एक स्ट्रेटेजिक प्लान तैयार करना होगा। तो देखिए, एक है गवर्नेंस गाइडलाइंस क्रिएट करना, दूसरी चीज है अवेयरनेस क्रिएट करना। जी, ये साइबर थ्रेट है और आज की तारीख में कई तरह के साइबर क्राइम्स होने लगे हैं। किस तरह से हम पब्लिक में इस चीज की अवेयरनेस लाएं कि ये चीज है, आपके साथ ऐसा हो सकता है, आप इसके लिए अवेयर रहें। क्योंकि टूल्स नेक्स्ट आएंगे, हम गवर्नेंस मॉडल अच्छा क्रिएट करेंगे, लीगल फ्रेमवर्क क्रिएट करेंगे, सब कुछ करेंगे, मैं उससे सबसे ज्यादा मेरे को लगता है जो ग्राउंड लेवल पे इंपॉर्टेंस है वो है अवेयरनेस क्रिएट कराने की, कि अब ऐसा भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी से आपके पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो फेक भी हो सकती है जी। आपके पास जो इसी आवाज में फोन आ रहा है उसको आप चेक करें। तो हमने जैसे अपने ऑफिस के अंदर एक रूल्स क्रिएट किए कि अगर मेरे को कोई पेमेंट के लिए अप्रूवल देना है या मैं बैंक की पेमेंट करने जाऊंगा तो मैं 2-3 स्टेप्स एक्स्ट्रा करूंगा बिफोर के मैं एक्चुअल पेमेंट करूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि इस तरह की चीज होगी। पर एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन था जॉब्स के बारे में। जी, देखिए 1986-87 में जब कंप्यूटराइजेशन हो रही थी रेलवेज और बैंकिंग की, तब हिंदुस्तान में स्ट्राइक हुई थी नेशन वाइड, ये कह के कि अगर हमने कंप्यूटराइजेशन कर दी बैंक के अंदर और रेलवेज के अंदर तो हमारी नौकरियां चली जाएंगी। जी। और आज अगर हम ये सोचें इतने सालों के बाद कि अगर बैंकिंग सिस्टम और रेलवेज आईटी में एनेबल नहीं किया जाता, कंप्यूटराइजेशन नहीं होती, तो हमारा क्या हाल होता, क्या स्थिति होती, बिल्कुल है ना। नई जॉब्स क्रिएट होंगी ही, रीस्किल अनस्किल करना पड़ेगा, ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, सबको युवा एआई के अंदर अपने को आपको सर्टिफाई कराना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है, चाहे वो युवा एआई के एक नाम हो या कोई दूसरा नाम हो, ठीक है ना, मगर आपको करना ही पड़ेगा, आपको अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ जॉब्स के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। ठीक है, देखिए, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम और उसके साथ चलना महत्वपूर्ण है। अभिषेक सिंह जी, अनुमान ये लगाया गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 2035 तक भारत की अर्थव्यवस्था में जो है $1.7 ट्रिलियन जोड़ सकता है। भारत की आर्थिक वृद्धि के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जी देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इस्तेमाल होता है वो सबसे बड़ी हमें समझने की जरूरत है कि ये हमें एफिशिएंसी बढ़ाता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ाता है। हम और आप जब एआई यूज़ करते हैं तो हम कम समय पे ज़्यादा काम कर पाते हैं। हम कोई बड़ा डॉक्यूमेंट जल्दी पढ़ पाते हैं, हमें कुछ क्रिएट करना है, लिखना है, कोई बड़ी एनालिसिस करनी है, हम जल्दी कर पाते हैं। तो अगर मैं एफिशिएंट और प्रोडक्टिव हो रहा हूँ तो इसी तरह हम बाकी सेक्टर्स ऑफ द इकोनॉमी, क्या हम एग्रीकल्चर को ज़्यादा एफिशिएंट बना सकते हैं, ईल्ड बढ़ा सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, किसान की इनपुट कॉस्ट को कम कर सकते हैं, उसको सही जानकारी दे करके उसको अच्छी इनकम पैदा कर सकते हैं ताकि उसको मंडी की जानकारी मिल पाए। जो मैन्युफैक्चरर है, स्मॉल बिजनेसमैन है, रिटेलर है, उसको भी एआई की मदद से उसकी
जो इनपुट कॉस्ट अगर कम होगी और उसका जी। मार्केट उसको क्या प्रोडक्ट मिक्स से बना पाएगा, वो एफिशिएंट प्रोडक्टिव हो पाएगा। तो ये हर तरीके से, और जब हर आदमी की एफिशिएंसी बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो उसकी इनकम बढ़ेगी, उसकी इनकम बढ़ेगी तो देश की इनकम बढ़ेगी। और ये एक बहुत बड़ा स्टेप होगा हमें 4 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी की ओर जाने के लिए। जी। तो यह जरूर आकलन किया गया है कि 1 ट्रिलियन डॉलर, 1.7 ट्रिलियन डॉलर, 1.3 ट्रिलियन डॉलर, ये सब एस्टिमेट्स हैं। बट मेरा ये मानना है कि इन एस्टिमेट से कहीं ज़्यादा हमारे इकोनॉमी में इजाफा होगा। अभी आपने देखा कुछ दिनों पहले गूगल ने 15 बिलियन डॉलर का अनाउंसमेंट किया डेटा सेंटर्स में, जो कि एआई के लिए आवश्यक है। माइक्रोसॉफ्ट ने 17.5 बिलियन डॉलर का अनाउंसमेंट किया। फिर हमने देखा अमेजॉन ने 35 बिलियन डॉलर का अनाउंसमेंट किया। जी, तो बिल्कुल। ये सारी कंपनियां भारत को देख रही हैं एक ऐसे क्षेत्र में जहां निवेश करने से एआई का एक्सपेंशन होगा, एआई का डिफ्यूजन होगा। और यह इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उन्हें दिखता है पोटेंशियल क्या है। ठीक तो है। ये मैं मानता हूं कि 1.7 जो एस्टिमेट है ट्रिलियन डॉलर से, ठीक है। उससे कहीं ज्यादा हमारे जीडीपी में एआई का कंट्रीब्यूशन बिल्कुल ठीक है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण बात यहां पर कही गई है कि अमेजन और माइक्रोसॉफ्ट जैसी दुनिया की बड़ी कंपनियां जो हैं आज भारत को आशावादी नजरों से देख रही हैं, भारत में निवेश के लिए आतुर हैं। निश्चित रूप से ये भारत की बढ़ती वैश्विक उपलब्धि और समृद्धि को बताता है कि अब तकनीक के क्षेत्र में भी भारत लगातार आत्मनिर्भर बनने का प्रयास कर रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए, अभिषेक सिंह जी और डॉक्टर ऋषि मोहन भटनागर। हम उम्मीद करते हैं कि भारत इसी तरह तकनीक के क्षेत्र में आगे बढ़ता रहेगा। इसी के साथ चर्चा